Hello students, welcome to Easy Knowledge online classes. I am Bhavani Singh and today's topic is Vedic period. आज हम वैदिक पीरियड पार्ट 2 में सोसाइटी, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने वैदिक पीरियड की लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में पढ़ा था और आज हम फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ वैदिक पीरियड में कैसी थी लोगों की। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड। जॉइंट फैमिली सिस्टम उस समय वैदिक पीरियड में होता था, मीन्स संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो उस समय देखी जाती है वैदिक पीरियड में। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। जो गृहपति होता था, गृहपति हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति बोला जाता था। ए मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, और एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, जिम्मेदार होता था। हिज फैमिली इंक्लूड हिज ओल्ड पेरेंट्स, अब उसके परिवार में ओल्ड पेरेंट्स थे, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड आल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज, और उसके अलावा जो बड़े भाई बहन हैं वो भी फैमिली में आते थे। इसका कहने का मतलब है एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, एक जॉइंट फैमिली होती थी। दिस फैमिली सिस्टम वाज पैट्रियर्कल। फैमिली सिस्टम वाज पैट्रियर्कल। पैट्रियर्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मीन्स ऐसा फैमिली सिस्टम जो इंडिया में ज़्यादातर इसी तरह का फैमिली सिस्टम रहा है, जिसमें कोई भी मेल जो मेंबर होता है वो डोमिनेंट होता है फैमिली में। मीन्स जो मेल मेंबर होता है सबसे बड़ा फैमिली में, वही सभी तरह के डिसीजंस लेता है। तो वैदिक काल में भी इसी तरह का सिस्टम था। पैट्रियर्कल फैमिली थी, पितृसत्तात्मक परिवार थे। इन द इनिशियल पीरियड देयर आर रेफरेंस टू वुमन स्कॉलर सच एज लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी इन द वैदिक लिटरेचर। लेकिन शुरुआती अगर समय में हम देखते हैं तो कुछ वुमन स्कॉलर्स के नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। उस समय कुछ वुमन स्कॉलर्स भी थी, विदुषी महिलाएं भी थी, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी इन वैदिक लिटरेचर। कि वैदिक लिटरेचर को लिखने में और वैदिक लिटरेचर में इनका नाम भी आता है, लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी, जिससे हमें पता चलता है कि महिलाओं को भी एजुकेशन के राइट्स थे, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और इस तरह से उन्हें फ्रीडम मिला था, स्वतंत्रता मिली थी। However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. लेकिन आगे चल कर के धीरे धीरे महिलाओं पे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगने लगी और ये बढ़ती गई ये पाबंदियां, और महिलाओं की जो पोजीशन थी सोसाइटी में और परिवार में वो कम होती गई, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी हो गई, दूसरी हो गई। पुरुष प्रधान समाज, पैट्रियर्कल फैमिली बन गई और महिलाओं की स्थिति सेकेंडरी हो गई, दूसरी हो गई। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक लाइफ। अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, तो आर्थिक जीवन कैसा था। एग्रीकल्चर वाज द मैन ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर मैन ऑक्यूपेशन है अर्ली वैदिक पीरियड में, या वैदिक पीरियड में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर है वो मैन ऑक्यूपेशन है। मुख्य काम लोगों का कृषि करना है, खेती करना है। मैनी ऑक्सन वन योक टुगेदर प्लग द फील्ड्स। कई तरह के बैलों की कई जोड़ियों का प्रयोग करते थे अपने खेतों को जोतने के लिए। द प्लग हैड आयरन प्लग शेयर्स, और जो खेतों को जोता जाता था उसमें प्लग शेयर्स जो आयरन के यूज किए जाते थे। फार्मर्स यूजुअली रेज 1 और 2 क्रॉप्स। किसान हैं वो एक या दो तरह की फसलें उगाने का काम करते थे। दे इंक्लूड बार्ले, वीट, कॉटन एंड मस्टर्ड। कुछ जो मैन उस समय क्रॉप्स हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, बार्ले, वीट, कॉटन एंड मस्टर्ड। बार्ले बाजरा, वीट गेहूँ, कॉटन कपास और मस्टर्ड सरसों है। एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज, ट्रेड टू डेवलप्ड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस समय बढ़ता गया, और जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, खेती बढ़ी,
उसी के साथ साथ व्यापार भी बढ़ता गया, दूसरे देशों का अनाज वगैरह सप्लाई करना, इससे ये व्यापार भी बढ़ता गया। एनिमल लाइक हॉर्सेज, काउज एंड डॉग्स हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो हॉर्सेज, काउज, डॉग्स इनका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस था, क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्क में और एग्रीकल्चर वर्क में इनका यूज़ किया जाता था, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता गया या फिर एक विशेष महत्व था। नेक्स्ट, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। तो यूज ऑफ आयरन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, लोहे का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। मैनी आयरन टूल्स एंड वेपन्स कैम टू बी यूज, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोडक्शन। कई तरह के आयरन टूल्स बनाए गए, लोहे के औजार बनाए गए, वेपन्स, हथियार बनाए गए। कैम टू बी यूज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, जिससे इनका जो एग्रीकल्चर है और दूसरे जो प्रोडक्शन है उनमें यूज़ किया जा सके और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके इन टूल्स का यूज़ करके। आर्टिशंस लाइक चैरियट मेकर्स, कारपेंटर्स, पोटर्स वर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। और आर्टिशंस हम कह सकते हैं कलाकार, जो हैंडीक्राफ्ट का, हाथ से कोई अपना एक स्पेशल काम करते हैं, जैसे चैरियट मेकर्स हैं, रथ बनाने वाले, कारपेंटर हैं, पोटर्स हैं जो पोटरी बनाते हैं, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये बैकबोन थे उस समय इंडिया की इकोनॉमी की और सोशल लाइफ की, दोनों की एक बैकबोन थे। आर्थिक और सामाजिक जीवन इंडिया का, उसमें ये बैकबोन की तरह इन्होंने काम किया। It was at about this time that skilled artisans belonging to each occupation came together to form their श्रेणीज और गिल्ड्स। इस समय जो स्किल्ड लेबर थे, जो अपने ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे, तो सबका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन था, स्किल्ड लेबर थे जो एक श्रेणी और गिल्ड से जुड़े हुए थे। हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे, सभी स्किल्ड लेबर अपना एक पर्टिकुलर व्यवसाय करते थे और वो एक श्रेणी या गिल्ड बना के रखते थे। यहाँ पे श्रेणी का मतलब है एक ग्रुप बना के रखना, जैसे एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम कैसा था? तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णास, उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ए वर्ण वाज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। देखिए इसमें देखने की बात यह है कि ए वर्ण वाज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कि सबसे पहले वैदिक काल में जब ये वर्ण सिस्टम किया गया, कास्ट सिस्टम बनाया गया, तो जो भी कास्ट होती थी वो निश्चित होती थी काम करने से, डिटरमाइन की जाती थी वो ऑक्यूपेशन से, ना कि जन्म से, कि जन्म से अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका सन होगा वो ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं था। कि वर्ण सिस्टम डिटरमाइन किया गया था ऑक्यूपेशन से, कि व्यक्ति जो काम करेगा उससे उसका वर्ण डिसाइड होगा। बट इन द लेटर पीरियड द वर्णास केम टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेकिन आगे चल करके ये जो वर्णास सिस्टम था ये जन्म पर आधारित हो गया, मीन्स जन्म के आधार पे ही ये वर्ण सिस्टम आगे चलता रहा, मीन्स ब्राह्मण का सन ब्राह्मण ही होगा। तो सबसे पहले वर्ण सिस्टम बना तो ये ऑक्यूपेशन पे आधारित था, काम पर आधारित था, लेकिन आगे चल करके ये जन्म पे आधारित हो गया। दिस गैव राइज टू कास्ट, और इसी से जातियों को बढ़ावा मिला, फिर अलग अलग जातियां बनने लगी। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। हम सब जानते हैं कास्ट सिस्टम क्या लेकर के आया सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम सोसाइटी में इनइक्वलिटी लेकर के आया, असमानता लेकर के आया। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टेन नोशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड के दौरान सर्टेन नोशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ, कुछ नोशंस बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए एक आदर्श जीवन जीने के लिए, जिससे कि एक आदर्श जीवन की स्थापना की जा सके। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, उनका पालन जीवन में अनिवार्य था। देयर वर 4 स्टेज ऑफ 4 आश्रम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। 4 स्टेज बनाई गई, जीवन को या लाइफ को हम कह सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और 4 आश्रम बनाए गए। द फर्स्ट आश्रम वाज ब्रह्मचर्य आश्रम। द फर्स्ट आश्रम वाज द ब्रह्मचर्य आश्रम और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। पहला आश्रम बनाया गया, लाइफ का पहला पार्ट बनाया गया 0 to 25 ईयर्स की जो एज होती है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसमें
किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु के पास रहना होता था और ज्ञानार्जन करना होता था, पढ़ना होता था, एजुकेशन लेनी होती थी। द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम वाज गृहस्थ आश्रम। जो नेक्स्ट स्टेज थी ब्रह्मचर्य आश्रम के कंप्लीट होने के बाद वो थी गृहस्थ आश्रम। इसमें क्या होता था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड की में ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी उस व्यक्ति से इस पीरियड में कि ए मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज टुवार्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, कि एक व्यक्ति समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, और किसकी हेल्प से, अपनी वाइफ की हेल्प से। द थर्ड स्टेज ए चैरियट वाज वानप्रस्थ आश्रम, when a man was expected to detach himself from the household, retire to a solitary palace and lead a very simple life. Third stage थी a chariot was वानप्रस्थ आश्रम, when a man was expected to detach himself from the household, कि एक व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम उसे माना जाएगा जिसमें एक व्यक्ति अपने जो भी हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक जो काम उनसे अपने आप को डिटैच कर ले, दूर कर ले, एंड रिटायर टू ए सॉलिटरी प्लेस, और एक एकांत जगह पे चला जाए, एंड लीड ए वेरी सिंपल लाइफ, और एक सामान्य जीवन का पालन करे। ये वानप्रस्थ आश्रम में उसे करना था। और फोर्थ स्टेज है संन्यास आश्रम। एट द स्टेज द कन्वेंशन वाज टू रिनाउंस ऑल रिलेशंस, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस। तो संन्यास आश्रम में जिसमें एक व्यक्ति वांडरर बन जाएगा, सन्यासी बंजारी की तरह घूमता रहेगा, तो इसमें ऐसा कन्वेंशन किया गया कि वो सभी तरह के संबंधों को त्याग कर देगा, सभी तरह के संबंधों से मुक्त हो जाएगा और ऐसा जीवन जिएगा जिसमें वो समझेगा ह्यूमन लाइफ के जो मीनिंग होते हैं, ह्यूमन लाइफ के रियल में जो उद्देश्य होते हैं मनुष्य जीवन के, उन्हें समझने का प्रयास करेगा और वो एक जगह रुकेगा नहीं, मीन्स वो भटकता रहेगा या वांडरर की तरह घूमता रहेगा। रिलीजियस आइडियाज थे, तो in the religious ideas of the Vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storms and the rivers were given the form of deities. रिलीजियस आइडियाज में वैदिक पीरियड में जो नेचर की फोर्सेस होती है, प्रकृति की ताकतें होती है, जैसे सन है, विंड है, रेन है, लाइटनिंग, स्टॉर्म, रिवर, सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, तूफान, नदियाँ, इन सब की पूजा की जाती थी डेटीज के रूप में, भगवान के रूप में। हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो फोर्सेस थे, नेचर के फोर्सेस थे, उनकी पूजा की जाती थी। वैदिक कंपोजिशन प्रे देम टू बिकेम लाइफ गिविंग फोर्सेस, और वैदिक कंपोजिशन में भी उनकी प्रे इस तरह से की गई है कि वो जीवनदायिनी ताकतें हैं, कि जो नेचर के फोर्सेस हैं उनको जीवनदायिनी ताकतों के रूप में माना गया है। वैदिक कंपोजिशन में भी जो उनकी प्रे की जाती है इस रूप में की जाती है, जैसा कि हमने लिटरेचर में पढ़ा था, ऋग्वेद और सामवेद और इन सब में वो जो हाइम्स, ऋचाएं दी गई थी जो डेटीज की वर्शिप करने के लिए थी। The Vedic people put offering into the यज्ञ fire to please them, और वैदिक पीपल यज्ञ करते थे और इस तरह से भगवान को खुश करने के लिए उसमें ऑफरिंग करते थे। हम कह सकते हैं कि आहुति देते थे, हवि देते थे। दीज ऑफरिंग वर कॉल्ड हवि, और इन्हीं ऑफरिंग को क्या कहते थे, हवि कहते थे। यज्ञ करते समय यज्ञ में जो आहुति दी जाती है भगवान की वर्शिप के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवि इनटू फायर, और यज्ञ इसी तरह का एक एक्ट था जिसमें आग में हम हवि ऑफर करते थे, आग में आहुति दिया करते थे। इनिशियली द यज्ञ राइट्स वर सिंपल, शुरुआत में तो जो यज्ञ का विधि विधान था वो सरल था, सामान्य था। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकेम हार्डर एंड हार्डर, और आगे चल कर के यज्ञ बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन होते गए। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और एक तरह से हम कह सकते हैं पंडितों का जो महत्व था वो बढ़ता ही गया। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड ए हेड नोन एज ग्रामणी, प्रत्येक गांव में एक हेड होता था जिसे ग्रामणी बोला जाता था। एक ग्रुप ऑफ विलेज फॉर्म्ड ए विश, एक गांव का ग्रुप मिलकर के विश बनाता था। इस यूनिट का नाम है, कई गांव को मिलाकर के एक यूनिट बनती थी, उसे विश बोलते थे और उसका हेड होता था विशपति। सेवरल विश फॉर्म्ड ए जन, और कई विश मिलकर के एक जन बनाते थे, उस यूनिट को जन बोला जाता था। आगे चल करके द जन सेटल इनटू ए स्पेसिफिक रीजन, की जो जन थे या जन के जो लोग थे वो एक विशेष इलाके में रहने लगे, और इट कैम टू बी नोन एज जनपद, और उसे जनपद के नाम से जाना जाने लगा। द हेड ऑफ द जन वाज नोन एज नृप और राजा, और जो जन का हेड होता था उसे नृप या राजा कहा जाता था। द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग,
वर द प्रोटेक्ट द पीपल। अब मेन ड्यूटीज राजा की क्या है, मुख्य कर्तव्य क्या हैं, तो लोगों की सुरक्षा करना, टैक्स को कलेक्ट करना और एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रन करना, सुगमता से चलाना। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए, आसानी से चलाने के लिए राजा कई तरह के मंत्रियों को, हम कह सकते हैं ऑफिसर्स को, अफसरों को अपॉइंट करता था। पुरोहित एंड सेनापति ऑफ द आर्मी वर ऑफिसर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। और उस समय पुरोहित जो पंडित होता था और सेनापति होता था आर्मी का, उसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस था, विशेष महत्व था उस समय के कोर्ट में। ऑफिसर हु कलेक्ट द टैक्सेस वाज नोन एज भागदूग। भागदू है, भाग मीन शेयर। तो ऑफिसर्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से, उसको बोलते थे भागदू है। ये है भागदू है कि ऑफिसर्स जो उस समय टैक्स कलेक्ट किया करते थे, लोगों से कर लिया करते थे, उसको भागदूह बोला जाता था वैदिक काल में। भाग का मतलब होता है शेयर, हिस्सा। द पर्सन हु कलेक्ट द किंग शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जन वाज कॉल्ड भागदूह। जो व्यक्ति कलेक्ट करता था राजा का शेयर, ऐसा तो है नहीं कि राजा खुद कलेक्ट करेगा लोगों से टैक्स, तो जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए जन में, उसे भागदूह कहा जाता था। देयर वर 4 इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग। 4 तरह की इंस्टीट्यूशन, सभाएं बनाई गई थी, संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा को गाइड करती थी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। सभा, समिति, विदत, सभा, समिति, विदत एंड जन। The people of the state participate in their working, women to participate in the working of Sabha and Vidat. The people of the state participate in their working. जो सामान्य लोग थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे राज्य के कार्यों में। वुमन टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विदत। और जो 2 तरह की जो इंस्टीट्यूशन थे सभा और विदत, उनमें महिलाएं भी अपना पार्टिसिपेशन करती थी। तो इस तरह से हमारा वैदिक काल जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया, और सेकंड में हमने ऑलमोस्ट जो सोसाइटी, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, रिलीजियस जो उनके हवन वगैरह हैं, और रिलीजियस हम कह सकते हैं कि एक्शन जो हैं, उनको डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमारा सेकंड जो पार्ट है वैदिक काल का, ये पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।